Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. This is lecture number 3. ओके, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज और अब हम पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्सेस. ठीक है ना. कल हमने क्या करा था, कल हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था सारी बातें कि अपना वेव फ्रंट क्या होता है, हाइगन्स का प्रिंसिपल क्या होता है. लेक्चर नंबर 2 में मैंने फिर कवर किया आपको विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ठीक है ना. एंड अब हम पढ़ रहे हैं कोहेरेंट सोर्सेस. ये चैप्टर वैसे बहुत बड़ा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ी सी बुक की स्टडी करते जाइएगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा है और हम थ्योरी पार्ट ज़्यादा कवर नहीं कर रहे हैं. हम मेनली न्यूमेरिकल पोर्शन और इसका डेरिवेशन पार्ट कवर कर रहे हैं. ओके, तो कोहेरेंट सोर्सेज आज पढ़ने वाले हैं. कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस बड़ा नाम अजीब सा है, पहली बार आपने सुना होगा कोहेरेंट, है ना. तो कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट आर दो सोर्सेस ऑफ लाइट विच एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ. सेम वेवलेंथ का मतलब सेम कलर. तो पहली शर्त है कोहेरेंट वेव्स की, नंबर 1 सेम वेवलेंथ. सेम वेवलेंथ मतलब सेम कलर, COLOUR, कलर, सेम कलर. तो बच्चों पहली चीज आपको मैं बता दूं कि कोहेरेंट सोर्सेस में आप सनलाइट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि सनलाइट में 7 कलर होते हैं. कितने कलर बच्चों? तो उसमें तो 7 रेज अलग अलग मिक्स होके आ रही हैं. तो आपको सिंगल कलर ऑफ लाइट का यूज करना है. तो सिंगल कलर ऑफ लाइट कहाँ से मिलेगी सर हमें? तो सिंगल कलर ऑफ लाइट बनाने के लिए कुछ लैंप होते हैं. बहुत कॉमनली यूज एक लैंप होता है बेटा, जिसको बोलते हैं सोडियम लैंप. क्या होते हैं? समझ गए ना. जब आप स्कूल में जाओगे तो ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो आपको डार्क रूम में ले जा करके सोडियम लैंप से वो लाइट जलाएंगे. तो सोडियम लैंप से जो लाइट निकलेगी वो एक कलर की होगी और उसका लैम्डा फिक्स होगा. लैम्डा क्या होगा बेटा? फिक्स. लैम्डा जो होता है कलर के बारे में जानकारी देता है. तो नंबर 1 सेम वेवलेंथ, फिक्स वेवलेंथ होनी चाहिए, मतलब सेम कलर की लाइट एमिट होनी चाहिए. सो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट आर दो सोर्सेस ऑफ लाइट which emit light waves of same wavelength. Point number 1, wavelength same हो. Second point, same frequency. Second point क्या है बेटा? Same frequency. Same frequency, बिल्कुल हाँ. क्योंकि कल मैंने बताया था कि अगर आपको इम्पैक्टफुल सुपरपोजिशन देखना है तो फ्रिक्वेंसी सेम रखना बहुत जरूरी है. समझ गए ना. सुपरपोजिशन के लिए फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. अभी इंटरफेरेंस आएगा तब ज्यादा डिटेल में देखेंगे. सेम फ्रिक्वेंसी एंड इन सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस. तीसरी बात, हैविंग सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस. मतलब फेज डिफरेंस बदले ना, फेज डिफरेंस बदले ना. अब मैं फेज डिफरेंस की बात समझा दूं तुमको, इस एग्जांपल से समझ जाओ. बेटा ये कोई रेस का मैदान है, सर्कुलर मैदान है. ये बेटा आप ए हो और यहाँ पे बी हो. समझ गए बच्चों? दो लोग हैं, एक ही साथ पे हैं. ठीक है ना. अब ए और बी, मान लो यहीं पर ए है, यहीं पर बी है और थोड़ा सा इतना स्ट्रिप है कि बंदा चल सकता है. समझ गए? अब ए ने बी के साथ स्टार्ट किया तो ए भी चलता जाएगा और साथ साथ में बी भी चलता जाएगा. बी को थोड़ा पास में ले लो. ये देखो, ये बिल्कुल बगल में एक सर्कल बना लो. तो ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है. बेटा आ रहा है? जिस समय ए यहां पहुंचा उस समय बी क्या था? यहां पे था. जिस समय ए यहां पहुंचा उस समय बी यहां पे था. बेटा बोलो बेटा, समझ में आ रहा ना. तो मतलब ए और बी दोनों साथ में चल रहे हैं. तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा? 0. कितना होगा फेज डिफरेंस? 0. समझ में आया ना? क्लियर हुआ? जिस एंगल, जितना एंगल ये ट्रेवल किया उतना एंगल ये ट्रेवल किया, जितना एंगल ये ट्रेवल किया उतना एंगल ये ट्रेवल किया. फेज इज सिंपल एंगल और डिफरेंस ऑफ एंगल बोलते हैं फेज डिफरेंस. डिफरेंस ऑफ एंगल, फेज डिफरेंस. समझ में आया बेटा? अब इसी को वेव की फॉर्म में बात करो. वेव की फॉर्म में बात करी तो ये देखो, ये वेव शुरू हुई. अब दूसरी वेव में भी ज्यादा एम्पलीट्यूड की है, कम की है. मैं कम की बना देता हूँ. ये लो, ये लो. बट दोनों का फेज क्या है? सेम है. दोनों का फेज क्या है? ये कहला गया सेम फेज. अब कांस्टेंट फेज डिफरेंस जान लो.
मान लो ए यहाँ पे था स्टार्ट में, ये ए था, अब बी, ये आप हो और बी यहां से, तो बी ऑलरेडी आपसे कितने डिग्री आगे चल रहा है? 30 डिग्री, बोलो यस। अब आप यदि जिस समय ए आप 90 डिग्री एंगल लेकर के आप यहां पे पहुंचोगे, मान लीजिए जिस समय आप यहां पे होंगे उस समय बी आपसे क्या होगा बेटा? 30 डिग्री आगे, मतलब बी का एंगल कितना हो चुका होगा? 90 + 30 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। डन ना? तो बी का एंगल हमेशा ए से क्या होगा? ज्यादा। तो ये क्या है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मतलब अब जैसे आप ये 180 पे पहुंचोगे, आप ए यहाँ पे पहुंचेगा, सो आपका बी कहाँ पे होगा बेटा? 180 + 30 हाउ मच बेटा? 210 डिग्री। अरे 180 + 30 210 डिग्री ना बेटा, तो बी हमेशा आगे रहेगा। यस और नो? इसको बोलते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? मगर अब ऐसा हो जाए कि बी कभी पीछे हो जाए, बी कभी आगे हो जाए, ए कभी पीछे हो जाए, ए कभी आगे हो जाए, मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। वेव कभी कहीं पे भी तेज हो रही, कहीं भी स्लो हो रही है, वो कंडीशन नहीं चलेगी। कोहेरेंट सोर्सेस में वो कंडीशन नहीं चलेगी। समझ गए ना? तो 3 बातें हैं बच्चों। नंबर 1 सेम वेवलेंथ, नंबर 2 सेम फ्रीक्वेंसी, नंबर 3 हैविंग सेम फेज, ये देख लिया। या कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब कुछ ऐसा समझ लो बेटा वेव की भाषा में, ये एक वेव स्टार्ट हुई बेटा, बोलो हाँ हुई ना? अब ये वेव स्टार्ट हुई, उसके बाद जो वेव पीछे से आ रही थी, ये देख बेटा, ये देखो, समझ में आया ना? ये वेव, तो देखो बेटा इसका फेज डिफरेंस यहाँ पे कितने डिग्री है? मान लो बेटा ये एंगल 30 डिग्री है। कितने डिग्री है? 30। ये एंगल 30 है ना, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ बेटा? 30। तो हर समय ये 30 का एंगल रख रही पिछले वेव से, हर समय 30 का एंगल। ये देखो बेटा 30 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कितना है? 30 है, यहाँ पे भी कितना है? 30 है। समझ गए ना? ऐसे देखा करो। t = 0 पर इसकी पोजीशन कहाँ थी वेव की? ये थी, ठीक है ना? t = 0 पर इस वेव की पोजीशन कहाँ है? ये है समय। अरे t = 0 यही तो होगा बेटा, और t = 0 पर ये वेव की पोजीशन कहाँ है बेटा? ये है, मतलब ये वेव पहले से ही स्टार्ट होकर के आई है, ये वेव पहले से ही स्टार्ट होकर के आई है। ये t = 0 पे यहाँ पे है, और ये t = 0 पे इसका एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ है ना बेटा? हाँ, तो ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। ये क्या है? ठीक है, ओके। कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो इन 3 गुणों को रखने वाली जो तरंगे होती हैं, तरंगे हिंदी में वेव को तरंगे बोलते हैं, इन 3 गुणों को रखने वाले, 3 फीचर्स को रखने वाली जो वेव्स होती हैं, उन वेव को हम कहते हैं, उन ऐसे सोर्स जो इस तरीके की वेव्स प्रोड्यूस कर सकें, उन सोर्सेस को बोलते हैं हम कोहेरेंट सोर्स। वे सोर्स जो ठीक ये नेचर रखने वाली वेव्स प्रोड्यूस कर सकें, ओके, उसको हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्स। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ देता हूं। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आर दो सोर्सेस ऑफ लाइट विच एमिट लाइट वेव्स, जो प्रोड्यूस करते हैं लाइट वेव ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। चलिए आइए बात करते हैं कोहेरेंट सोर्स। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, कोहेरेंट प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट सोर्स, यानी कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के तरीके क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के तरीके, हाउ वी कैन प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस। फर्स्ट मेथड है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का डिवीजन करके। फर्स्ट मेथड है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को बांट दो। कैसे बांटो सिखाऊंगा मैं वेव फ्रंट को बांटना। वेव फ्रंट को बांट दिया आपने बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इसको बोलते हैं यंग्स डबल, ये यूज कहाँ पे होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज होगा। एक और चीज होती है फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म, फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म एंड लॉयड्स मिरर, ठीक ना, जिसमें आप केवल ध्यान दें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दूसरा कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने का दूसरा तरीका है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, बाय डिवीजन ऑफ
एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डिवीजन मतलब पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, है ना। ये छोड़ो, ये दूसरा कोई काम का नहीं है। अब मेनली हम पढ़ेंगे बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, कि वेव फ्रंट का डिवीजन करके हम किस तरीके से कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं बेटा, ठीक है। बेटा देखिए, आपके पास एक बल्ब लगा है। कैसा बल्ब? मोनोक्रोमेटिक बल्ब। मोनोक्रोमेटिक बल्ब है, ये बल्ब है बेटा, ये लगा हुआ है किसी कमरे में, लगा हुआ है बल्ब। आपने इस बल्ब को ले गए और एक वो बॉक्स आता ना, कार्टून बोलते हैं उसको, बॉक्स को कार्टून ही बोलते हैं ना, उस बॉक्स के अंदर उस बल्ब को ले जाकर के फिक्स कर दिया, ले गए और इस बल्ब को ऑन कर दिया। बल्ब क्या है? पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स है, ये कैसे वेव फ्रंट बनाएगा बेटा? यूं वेव फ्रंट बनाएगा स्फेरिकल जोन के। अब आपके पास जो कार्टून है उसको आपने पूरा ऊपर से पैक कर रखा, अंदर बल्ब जल रहा है। यहां पर आप एक और कार्टून ले लीजिए, बोलो यस। यहां पे आपने एक और कार्टून ले लिया और इन कार्टून पे दो छोटी सी पिन होल कर दो, बोलो यस। इन पिन होल को क्या बोलेंगे बच्चों? स्लिट। क्या बोलेंगे बेटा? दिस इज स्लिट S1 एंड दिस वुड बी स्लिट S2। समझ में आया बेटा? अब जब ये रेज यहां से आएंगी बेटा, तो यहां से भी तो निकलेंगी ना, निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? तो यहां से क्या ट्रेवल होगा बेटा? वेव फ्रंट जाएगा कि नहीं जाएगा? और यहां से भी क्या बनेगा? वेव फ्रंट बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? अब वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर क्या निकलती है बेटा? रेज निकलेंगी। और कौन निकलेगा? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर कौन चलता है? रेज। इंटरेस्टेड बात यह है कि सर ये रेज क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि बेटा आगे जाकर के यहां से आने वाली रेज और यहां से आने वाली रेज मिलेंगी, टकराएंगी, टकराएंगी और उनके टकराने को हम सुपर इम्पोज करेंगी, तो हम उनको स्क्रीन पर देखने वाले हैं। हम उनको स्क्रीन पर देखने वाले हैं। जब ये वेव किसी स्क्रीन के एक पॉइंट पर टकराएंगी, दो रेज स्क्रीन के एक पॉइंट पर टकरा रही हैं, तो मैं ऐसे पूछूंगा आपसे क्या होगा? टकराना मतलब सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज होने के बाद क्या होगा? तो बोलोगे सर लाइट प्लस लाइट इक्वल टू महालाइट। भाई लाइट प्लस लाइट, अगर दो लाइट रेज मिलेंगी आपस में, वेव के चलने के रास्ते को क्या बोलते हैं? रे। ये तो मैं रे दिखा रहा हूं ना आपको। तो जब ये दो रेज आपस में जा करके टकराएंगी, तो आप कहेंगे लाइट प्लस लाइट इक्वल टू लाइट, और अच्छी लाइट। बट ऐसा नहीं है। आपको कई बार लाइट प्लस लाइट इक्वल टू ब्राइट स्पॉट मिलेगा और कई बार लाइट प्लस लाइट इक्वल टू डार्क स्पॉट भी मिलेगा। समझ गए? मतलब प्रकाश प्लस प्रकाश इक्वल टू अंधेरा, लाइट प्लस लाइट इक्वल टू अंधेरा। यही सबसे ज्यादा बवाल मचाया था किसने? थॉमस यंग ने। थॉमस यंग ने जब इस बात को कहा कि मैं दो लाइट को इंटरफेयर करा करके आपको डार्क प्रोड्यूस कर सकता हूं, अंधेरा प्रोड्यूस कर सकता हूं, तो सब चौंक गए भाई कि लाइट प्लस लाइट अंधेरा कैसे होगा? समझ गए? तो क्यों होगा? क्योंकि भैया जो लाइट रेज आती हैं वो मीडियम के उस पॉइंट पर अपना क्या देती हैं? डिस्प्लेसमेंट। कल मैंने बताया था, याद करो, कि किसी भी पॉइंट पर नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू y1 प्लस कितना बेटा? y2। मतलब हम इनको एज ए वेक्टर डील करेंगे, बोलो यस। और वेक्टर में अगर आप दो घूंसे मारो तो घूंसा प्लस घूंसा इक्वल टू बड़ा घूंसा भी हो सकता है, और घूंसा प्लस घूंसा, फोर्स प्लस फोर्स इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अगर दोनों फोर्स 5 न्यूटन के लग गए एक ही डायरेक्शन में, तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 भी हो सकता है। एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट में भी 0, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सारे तरीके के इफेक्ट दे सकती है। तो यही होगा यहाँ पे कि एक बार आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा और एक बार आपको डार्क स्पॉट मिलेगा। समझ गए ना? तो ये फिनोमिनन थी इंटरफेरेंस की। क्लियर हुआ? जब ब्राइट स्पॉट मिलता है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
इंटेंसिटी बढ़ जाती है। समझ गए ना? उसका कारण दोनों लाइट सेम फेज में आके अटैक करेंगी उस पॉइंट पर, तो पॉइंट का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, पॉइंट का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। समझ गए ना? तो यहाँ वाइब्रेशन का मतलब लाइट के मायनों में निकलता है। और अगर दोनों अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, जो मैंने कल बताया था, और अगर सेम एम्पलीट्यूड के हैं तो एक प्लस है और एक माइनस है, नेट कितना हो जाएगा? 0। समझ गए ना? यस। तो बेटा अब हम इंटरफेरेंस देखने वाले हैं, तो आइए इंटरफेरेंस की डेफिनेशन जान लेते हैं। क्वेश्चन बनाइए, डिफाइन इंटरफेरेंस। ये क्या था बेटा? वेव फ्रंट डिवीजन। ये क्या पढ़ा हमने? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। समझ गए ना? कितनी स्लिट है बेटा? 2 स्लिट है, डबल स्लिट। ठीक है ना बेटा? अब हम वेव फ्रंट डिवीजन पढ़ने वाले हैं। वेव फ्रंट डिवीजन पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस, क्योंकि लाइट को तो बांट लिया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स थे। अब बेटा मोनोक्रोमेटिक सोर्स, जरा ध्यान देना, मैं बताना कुछ भूल गया बेटा। जब स्लिट 1 से आपने बांटा था, ये देखो, तो ये जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, यहां से निकलने वाले वेव फ्रंट की फ्रीक्वेंसी यदि इसकी f है, तो इसकी भी क्या होगी बेटा? भैया इसी का तो पार्ट है वो। इसकी अगर f है तो बेटा इसकी क्या होगी? इसकी भी f होगी। होगी कि नहीं होगी? क्लियर हुआ ना? ये f है तो ये भी f है, ये भी f है। और बेटा अगर इसका वेवलेंथ लैम्डा है तो इसका भी क्या होगा? लैम्डा। इसका भी क्या होगा? लैम्डा, क्योंकि कोई चेंजेस तो हुआ नहीं है। समझ गया ना? अब फेज डिफरेंस की बात कर लो। फेज डिफरेंस, अगर दोनों पॉइंट आपने एक साथ खोले हैं, कटक हटा दिए, तो जिस समय ये शुरू हुआ उस समय ये शुरू हुआ, फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 बेटा। हाँ, अगर एक आपने पहले खोल दिया, एक आपने बाद खोल दिया, तो फेज डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट। बोलो, फेज डिफरेंस क्या होगा? इसकी वेव थोड़ा पहले आ जाएगी, इसकी वेव बाद में आ जाएगी। समझ गए ना? तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा बेटा। क्लियर हुआ ना? ये मैं बताना भूल गया था, इसलिए दोबारा मैंने बता दिया। चले आगे, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा तभी तो कोहेरेंट सोर्स मिलेगा, और कोहेरेंट सोर्स का ही तो इंटरफेरेंस होता है। ठीक है ना? आइए पढ़ते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है। मैंने बोला बेटा इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, when two waves of exactly same frequency, क्या बोला? exactly same frequency, जरा भर का अंतर नहीं चलेगा। नंबर 1, exactly same frequency, ये पॉइंट आप कॉपी में बना सकते हो। इंटरफेरेंस की बात चल रही है, इंटरफेरेंस, ठीक है ना? when two waves of, 2 वेव हैं, exactly same frequency, मतलब दोनों वेव्स के पर सेकेंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन सेम है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। दोनों फ्रीक्वेंसी की अगर एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी है, कहां से आ रही हैं? कमिंग फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेस, कमिंग फॉर 2 कोहेरेंट सोर्सेस, 2 कोहेरेंट सोर्सेस, वही एक S1 और एक S2। ठीक है ना? दोनों कोहेरेंट सोर्सेस से आ रही हैं, ट्रेवल्स इन ए मीडियम in same direction simultaneously, then due to their superposition, एक मीडियम में चल रही हैं, एक मीडियम में चल रही हैं और एक ही पॉइंट की तरफ ओरिएंटेड हैं, एक ही दिशा की तरफ जा रही हैं वेव्स, तो आके ट्रेवल इन ए मीडियम इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, एक साथ चल रही हैं, है ना? देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन, then due to their superposition at some point intensity of light is maximum, while at other point intensity of light is maximum. उनके सुपरपोजिशन के रिजल्ट में कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। किसके सुपर इम्पोज होने की वजह से? वेव सुपर इम्पोज होने की वजह से कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी कम। हम दिखाते रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम वेव को नहीं दिखा सकते। समझ गए ना? हम सारी फिनोमिनन रे के माध्यम से दिखाते हैं। समझ गए ना? वेव तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में चलती है, मगर उसका रास्ता क्या होता है? वेव का रास्ता, रे का रास्ता, सॉरी।
तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसको कहते हैं अपन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अभी अपन लाइट पढ़ रहे हैं तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलेंगे, बट जनरल वेव में इंटरफेरेंस ऑफ वेव बोल सकते हैं। क्लियर हुआ ना? यस। आइए देखते हैं होता कैसे है। आपके पास बेटा दो वेव हैं, एक ये है फर्स्ट वेव, ठीक है ना, फर्स्ट वेव है, और ये सेकेंड वेव मान लो बेटा। बेटा मेरे पास दो कलर नहीं है, नहीं तो मेरे पास वैसे दो कलर होने चाहिए थे समझाने के लिए। देख लो बेटा, सेम फ्रिक्वेंसी है, सेम फ्रिक्वेंसी है इसकी, समझ गया ना। दोनों ही कोहेरेंट सोर्स से प्रोड्यूस है, मतलब लगभग लगभग बराबर टाइप की वेव्स है, वेवलेंथ सेम है दोनों की। अगर दोनों को आप ऐड करोगे बेटा, कैसी फेज में? सेम फेज में है, तो बेटा जो रिजल्टेंट वेव निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड का सम हो जाएगा। यदि इसका E1 है, इसका E2 है, तो इसका जो आएगा एम्पलीट्यूड क्या होगा? E1 प्लस E2। इस तरीके से नीचे भी नेगेटिव साइड में भी नेगेटिव ऑफ E1 प्लस E2, इस तरीके से आया समझ में? बना लीजिए इसको। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कौन सा इंटरफेरेंस है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इक्वल्स टू टोटल नेट जो जो नेट एम्पलीट्यूड आया है यहाँ पे E, दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब दो वेव्स देख लो डिस्ट्रक्टिव के लिए। डिस्ट्रक्टिव की यदि आप बात करें, ये वेव है, सपोज बेटा ये E1 एम्पलीट्यूड लेके जा रही थी वेव, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है E1। दूसरी वेव अपोजिट फेज में बेटा E2 एम्पलीट्यूड, थोड़ा सा कम है इसका एम्पलीट्यूड, अपोजिट फेज में। देख बेटा ये E2 क्या है? E2 है, ठीक है ना, अपोजिट फेज में है। अपोजिट फेज में है तो जिसका नेट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा पीक वाला, वो कितना होगा बेटा? ये जाएगी वेव, एंड दिस विल बी E2 माइनस, सॉरी ये E2 है, E1 था ये, सो दिस वुड बी E1 माइनस E2। आया समझ में? E1 माइनस E2 एम्पलीट्यूड का वेव प्रोड्यूस करेगा। ऐसे डॉटेड बना लो बेटा इसको, इस टाइप का। सही है? सही है? ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब देखते हैं इसको इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट मेरे पास दो कलर नहीं है, नहीं तो मैं बहुत बेहतर समझा पाता। फिर भी कोशिश करूंगा। चलिए, ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है। अंदर मेन सोर्स S था, वेव फ्रंट डिवीजन हो गया, ठीक है ना। अपन ने वेव फ्रंट डिवीजन कर दिया। जो वेव होती हैं, जो वेव चलते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, जो जैसे सोर्स आपने पत्थर मारा यहाँ पे, तो पत्थर मारने के बाद जो मेन होता है उसके जस्ट बगल में मान लो क्या डेवलप हुआ? क्रस्ट। क्या डेवलप हुआ? क्रस्ट, हाई प्रेशर। देन उसके बाद जस्ट लो प्रेशर डेवलप होता है ना। क्रस्ट के बाद में ट्रफ, क्रस्ट के बाद में ट्रफ, क्रस्ट के बाद में ट्रफ। समझ गया ना बच्चों? तो चलिए ऐसे यहां से वेव आई, तो बेटा पहला वाला जो है क्रस्ट, बोलो यस, फर्स्ट सोर्स का क्रस्ट, एंड ये सेकेंड सोर्स का भी क्रस्ट। बहुत दूर बना लिया मैंने सोर्स, थोड़ा पास में बना लो, नहीं तो टाइम लग जाएगा अपन को। सेकेंड सोर्स का क्रस्ट, क्रस्ट, ओके। देन फर्स्ट सोर्स का ट्रफ, सेकेंड सोर्स का ट्रफ। क्लियर हुआ? सेकेंड सोर्स का ट्रफ। अभी भी चलो कोई नहीं, अभी भी थोड़ा सा दूर ही है ये। ऐसा कुछ करो,
अब ठीक है, देखो ये फर्स्ट सोर्स का क्रस्ट है, ये सेकेंड सोर्स का क्रस्ट है। फर्स्ट सोर्स का ट्रफ, सेकेंड सोर्स का ट्रफ, फर्स्ट सोर्स का फिर से क्रस्ट, सेकेंड सोर्स का ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट, देन फर्स्ट सोर्स का ट्रफ, देन इसका ट्रफ, इसका क्रस्ट, इसका ट्रफ। अच्छा इसका ट्रफ बना था ना अभी, तो क्रस्ट ही बनेगा इसका बेटा। फिर इसका ट्रफ और इस वाले का भी ट्रफ। कुछ आया समझ में? सब हौच पौच। चलो देखो क्या हो रहा है। दो वीव थी, क्रस्ट क्रस्ट। जब क्रस्ट से क्रस्ट मिलता था तो एम्पलीट्यूड क्या बढ़ जाता था? नेट वेव का बढ़ जाता था। क्रस्ट, भाई क्रस्ट क्रस्ट सेम फेज में होते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट क्रस्ट, ये सॉरी ये वाला बीच वाला एकदम सेंट्रल वाला, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ। अरे दो क्रस्ट मिलाओ या दो ट्रफ मिलाओ, बात तो एक ही है। देन क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ। ये जो रे निकलेगी सेंटर से एकदम। अब मेरा डायग्राम थोड़ा इनअप्रोप्रिएट बना है क्योंकि मैंने वो प्रोटेक्टर लेके नहीं बनाया है, समझ गए ना। ये जो बिल्कुल जो सेंटर से रे निकलेगी, ये कौन सा बैंड मिलेगा आपको? यहाँ यदि आप एक फोटोग्राफिक स्क्रीन रख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एकदम सेंटर में ब्राइट बैंड मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। अगले में देखो क्रस्ट और ट्रफ जहां जहां मिल रहे हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ के बीच में क्या होते हैं? आउट ऑफ फेज होते हैं, मतलब एक प्लस फेज में एक माइनस फेज में, अपोजिट फेज में होते हैं। तो जहां क्रस्ट और ट्रफ मिलेगा, क्रस्ट ट्रफ जहां मिल रहे हैं वहां पे कौन सा होगा बेटा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए शीट में बहुत अच्छा बनाया है मैंने। क्रस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं जहां, दिखा वहां पे? यस नहीं, इस तरह बेटा राइट साइड, हाँ यही वाला डायग्राम, जूम करो उसको। एग्जैक्टली यस, दिखा? क्रस्ट और ट्रफ जहां पे मिल रहा है वहां पे कौन सा बैंड होगा बेटा? डार्क। अगेन बेटा फिर से क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ, ब्राइट। बच्चों मैं रिकमेंड करूंगा बाकी लोग बुक देख करके करो ये डायग्राम। इतना क्लैरिटी मैं नहीं बना सकता हूँ, ये कंप्यूटर ही बना सकता है ना। इतनी क्लैरिटी मैं कितना हाथ से बनाऊंगा? डॉट 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 डॉट। या तो मुझे बहुत प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा आपके लिए। देन अगेन बेटा यहाँ ब्राइट बैंड हो गया। देन इसके बाद फिर से क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। कैसा बैंड मिलेगा बेटा? डार्क मिलेगा। और क्या? अपोजिट फेज डार्क। समझ गए ना? नहीं है? क्या मिल रहा है बच्चों? क्या मिल रहा है? ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड। अल्टरनेट आपको ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क के क्या मिल रहे हैं? स्पॉट मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, बैंड मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है? किसी जगह पे एनर्जी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई है और किसी जगह पे एनर्जी कम मिली है। एनर्जी की वजह से ही ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड मिले हैं। तो ये है बेटा इंटरफेरेंस। क्या है ये? इंटरफेरेंस। समझ गए ना? तो हुआ क्या? इंटरफेरेंस एक्चुअली है काय का रिजल्ट? ये रिजल्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का। द फिनोमिनन ऑफ वन वेव इंटरफेयरिंग विद अनदर एंड द रिजल्टिंग, फिर से बोलूं, द फिनोमिनन ऑफ वन वेव इंटरफेयरिंग विद अनदर एंड द रिजल्टिंग redistribution of energy in the space around the sources of disturbance. S1 S2 क्या थे? sources of disturbance. इनके अराउंड जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इस एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन के फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप आपको ये डार्क और ब्राइट बैंड मिल रहे हैं एज ए रिजल्ट।
एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। बच्चों आया समझ में? थोड़ा टफ है ना, मगर कंटिन्यूसली जब दो वेव फ्रंट टकराए, दो वेव्स टकराई आपस में, तो वो दो वेव्स अगर सेम फ्रिक्वेंसी में है, समझ गए ना, तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का, तो डार्क और ब्राइट बैंड मिलेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इस चैप्टर का सबसे पहले नंबर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। हेडिंग डालो बच्चों कॉपी में, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अब हम इंटरफेरेंस करेंगे दो वेव का। थ्योरेटिकली हम फॉर्मूला निकालेंगे कि जब दो वेव इंटरफेयर करती हैं तो रिजल्टिंग जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, ये निकालने वाले हैं। चलिए बच्चों हेडिंग डालिए, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो अपन करने जा रहे हैं डेवलप इंटरफेरेंस ऑफ वेव की थ्योरी इक्वेशन, FERENCE इंटरफेरेंस ऑफ वेव की हम थ्योरी डेवलप करने जा रहे हैं। ओके, ठीक है ना। चलिए दो वेव ले लेते हैं। कैसी दो वेव लेंगे? द वेव विद सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, और मीडियम सेम है तो स्पीड भी सेम होगी। क्यों भाई? मीडियम सेम है तो स्पीड भी क्या होगी? सेम। तो कंसीडर लिखेंगे, कंसीडर द टू वेव्स विथ सेम स्पीड, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी। अब सेम फ्रीक्वेंसी है तो सेम टाइम पीरियड है, कौन सी बड़ी बात है। जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी उनका टाइम पीरियड सेम होगा। एंड नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, नियरली। अब आप कहोगे सर इक्वल एम्पलीट्यूड आपने पहले तो नहीं कहा कोहेरेंट सोर्सेस में। अगर आप एम्पलीट्यूड ज्यादा कम ले लोगे तो आपको इफेक्ट ही समझ में नहीं आएगा। वही इंटरफेरेंस होगा, एक वेव बहुत बड़ी एम्पलीट्यूड की और एक वेव छोटे एम्पलीट्यूड की, तो जिस समय बड़े वाले में छोटी वाली भिड़ भी गई, ये लो क्या कर लेगी, इसका इतना बनाएगी। कुछ समझ में आएगा क्या? एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ना के बराबर, इसलिए लगभग नियरली सेम एम्पलीट्यूड की आपको वेव लेनी है। और कैसी? सेम डायरेक्शन में चलने वाली, समझ गए ना, सेम डायरेक्शन में चलने वाली। हाँ, फेज एंगल मर्जी आपकी, चाहे आप जीरो फेज ले लो, सेम फेज ले लो, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस ले लो, समझ गए ना। तो हम कांस्टेंट फेज डिफरेंस लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा फॉर्मूला बनाएं जिसमें फेज रखने की जगह हो। अगर जीरो फेज ले लिया तो सारी फेज का जो फॉर्मूला बनेगा वो जीरो फेज का बनेगा, मतलब ऐसी किसी वेव का फॉर्मूला नहीं बन पाएगा जो थोड़ा सा फेज डिफरेंस लेके चल रही हो। फिर सारे फॉर्मूले जो बनाएंगे वो कैसे बन जाएंगे? ऐसे वाले। बट अपन थोड़ा सा ऐसा लेके चल रहे हैं कि एक वेव ये है और एक वेव ये है, तो स्टार्टिंग फेज डिफरेंस कितना है बेटा? 5। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। थ्योरी की पहली लाइन, कंसीडर द वेव्स आर विथ सेम स्पीड, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड, सेम एम्पलीट्यूड या नियरली सेम एम्पलीट्यूड, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस 5। ठीक है, ले ली दो वेव। चलो भाई पहली वेव का इक्वेशन ले लो बेटा, E। ओके, E1 इक्वल टू A साइन ओमेगा टी। पहली वेव का इक्वेशन A साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू A साइन ओमेगा टी। दूसरी वेव का इक्वेशन E2 इक्वल्स टू दूसरी वेव B साइन ओमेगा टी। फ्रीक्वेंसी सेम, टाइम पीरियड सेम, बस फेज अलग है। +5, दो वेव ले ली, +5। ओके, दोनों वेव को क्या करना है? भिड़ाना है। बेटा ये क्या है? E1 E2 क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पास जो E फॉर्म में लिखते हैं ये क्या होते हैं? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाते हैं ये? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों की सेम है, देख लो ये ओमेगा, ओमेगा है ना, ओमेगा लिख लो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, दोनों की सेम है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। A और B क्या है बेटा? इसका एम्पलीट्यूड A है, इसका एम्पलीट्यूड B है। दोनों के नियरली एम्पलीट्यूड लगभग सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। A1 and B आर द एम्पलीट्यूड एंड E1 E2 आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किसी भी टाइम पर, T है ना, टाइम बैठा ना, किसी भी टाइम पर E1 और E2 क्या है बेटा? इनके इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। सो E1 and E2 आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट।
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती हैं उनका E1 E2 फॉर्म में दिया जाता है, वेयर E1 एंड E2 आर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? चलिए, नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहता है कि किसी भी टाइप का डिस्प्लेसमेंट हो, किसी भी पॉइंट पर यदि दो वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं तो उस पॉइंट पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट आता है वो उन दोनों वेव के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? वेक्टर सम। क्या होता है? वेक्टर सम। तो अप्लाइंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी कैन अप्लाई हियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल and we can find that the magnitude of the resultant displacement of the wave can be given by the resultant displacement, support is with E. So E, vector displacement is E is equals to E1 plus E2, E1 plus E2। समझ में आया ना? नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू E1 प्लस E2। एनी प्रॉब्लम? बेटा देखो यहाँ पे E इक्वल्स टू, बेटा वैल्यू रख दो, A साइन ओमेगा t प्लस E2 इज व्हाट? B साइन ओमेगा t प्लस 5, B साइन ओमेगा t प्लस 5। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, चलो बेटा इसको ओपन कर दो। E इक्वल टू A साइन ओमेगा t प्लस B। बेटा साइन A प्लस B का फॉर्मूला, मैथ्स वाला फॉर्मूला साइन A प्लस B का लिख देता हूं, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। समझे? नहीं समझे? लियो लिखो, साइन A प्लस B होता है बच्चों साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, स्वादानुसार। प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। चलो ओपन करो, साइन ओमेगा टी कॉस फाई कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है बच्चों, थोड़ा ओपन कर लो बेटा। E इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस B का मल्टीप्लाई B कॉस फाई साइन ओमेगा टी, B कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस B साइन फाई कॉस ओमेगा टी। सही लिखा ना? B अंदर गया, साइन फाई कॉस ओमेगा टी। कहो क्या दिक्कत है? ठीक है ना बेटा? यहां से E यदि मैं चाहूं तो साइन ओमेगा टी कॉमन ले लूं, अंदर क्या बच गया बेटा? A प्लस B कॉस फाई, A प्लस B कॉस फाई प्लस यहाँ पे तो ठीक है B साइन फाई कॉस ओमेगा टी। आया समझ में बेटा? कहो क्या दिक्कत है यहाँ तक? बेटा ये देखो, A क्या है? कांस्टेंट। B क्या है? कांस्टेंट। फाई फेज एंगल भी क्या है? कांस्टेंट। तो मैं इस पूरी क्वांटिटी को एक कांस्टेंट मान सकता हूं और एक नया कांस्टेंट बेटा इस पूरे का मैं नाम देता हूं, इस पूरे का मैं नाम देता हूं, इस पूरे का मैं नाम दे रहा हूं आपको, इस पूरे का नाम दे दीजिए बेटा A कॉस थीटा। क्या नाम दे दिया बेटा? A कॉस थीटा, पूरे का नाम। और इस ये भी B भी क्या बेटा? कांस्टेंट। और साइन फाई क्या बेटा? कांस्टेंट। तो इस पूरे का नाम अपन ने दे दिया A साइन थीटा। A साइन थीटा क्यों दिया? अपनी मदद के लिए। इन बेचारों को कोई इस चीज का पता ना था कि हमारा ये नाम ये दे देंगे, तो हमने कहा हम तुम्हें देते हैं A कॉस थीटा नाम और हम तुम्हें देते हैं क्या नाम? A साइन थीटा। क्योंकि तुम कांस्टेंट हो तो तुम्हारा नाम हमने दे दिया A कॉस थीटा और तुम्हारा नाम क्या दे दिया हमने? A साइन थीटा। बोलो बेटा आया समझ में ना? नाम देने का फायदा क्या होगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, मगर ये कहीं पर लिख लो क्योंकि बाद में आपको फायदा होने वाला है इससे। क्या बेटा? देखो आप लिख लो, क्या नाम दिया आपने? A प्लस B कॉस फाई का नाम आपने दिया है A कॉस थीटा और B साइन फाई का आपने नाम दिया है क्या? A साइन थीटा। मतलब कांस्टेंट को
दो अलग अलग कांस्टेंट को एक नया रूप दे दिया आपने, नया रंग दे दिया। चलो फायदा, इक्वेशन बन गया इक्वल टू साइन ओमेगा टी ए कॉस थीटा, ए आगे लिख लो, ए कॉस थीटा, प्लस इसका भी ए आगे लिख लो, ए कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है ना, ए कॉमन ले लो, ई इक्वल्स टू ए, अंदर क्या बचा बेटा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अभी अभी मैंने फॉर्मूला मिटा दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। होता है कि नहीं होता है? तो मैं फाइनली इसे क्या लिख सकता हूं, नेट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए साइन ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस थीटा। समझ में आया? नहीं आया? ये निकल गई बेटा नेट वेव, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बोलो यस। मतलब जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए। बोलो बेटा, दो वेक्टर के टकराने से, दो इलेक्ट्रिक वेक्टर के टकराने पर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर जनरेट होगा उसका नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए। समझ गए ना? और जो उसका नेट फेज एंगल होगा ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई थीटा, सॉरी थीटा, ये इसका नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकला है वेक्टर का। ठीक है ना? फिर से समझाऊंगा, दो वेक्टर टकरा गए बेटा, दो वेक्टर के टकराने से जो नेट वेक्टर का एम्पलीट्यूड निकला है, जैसे इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल ए था, इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल बी था, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना था, फाई था। तो जो नेट वेक्टर निकला है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए, और वो ओमेगा टी से कितना एंगल मेंटेन करके चल रहा है, थीटा। समझ गए ना? प्लस थीटा, तो ये इसका फेज एंगल है, कितना, थीटा। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? ये अपने पास फाइनल इक्वेशन आ चुका है। क्या है, ई, वेयर ई इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, E is the resultant displacement, A is the resultant amplitude, A is the resultant amplitude. Okay, A is the resultant amplitude and theta is the resultant phase difference. Theta is the resultant phase difference. क्लियर है? थीटा इज द रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। बेटा उसको छोड़ दो, पूरा ध्यान यहाँ लगाओ, सब समझ में आ जाएगा। थीटा इज द रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है ना? ये नेट इक्वेशन निकला है बेटा। अब हमें चाहिए है ए क्या है और थीटा क्या है, क्योंकि इसमें नई बात क्या है, ए, और नई बात क्या है, थीटा। ओमेगा टी तो पुराना है, साइन का टर्म पुराना है, मतलब पुरानी वेव जो थी वो भी साइनोसोइडल थी, साइन वेव थी यूं वाली। जो नई दूसरी वेव टकराई वो भी साइन वेव थी, जो आपकी वेव निकली है वो भी साइन वेव है, मगर फर्क क्या आ गया, उसका एम्पलीट्यूड ए हो गया है और उसका फेज एंगल क्या हो गया, थीटा। सर हमें इस ए की जानकारी दीजिए और इस थीटा की जानकारी दीजिए। बेटा आ रहा समझ में? अब हम इस ए और थीटा की जानकारी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा ये मिटाना पड़ेगा, मजबूरी है, ये मैं मिटा रहा हूं। आइए ए कितना है ये निकालते हैं। ठीक है, ए कितना अब ये निकालना है। बेटा ये दो इक्वेशन दिए हैं, ए निकालने के लिए मैथमेटिक्स कहती है कि इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ए आ जाएगा, क्योंकि हमने इनकी डिजाइनिंग इतनी प्यारी करी है कि इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपके पास आपको ए मिल सकता है। कैसे? स्क्वायर करके ऐड करो बेटा, फर्स्ट का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ, ऐड किया ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
अलग रख दे बेटा, साइड में, सामने रखो। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर एंड बी साइन फाई का होल स्क्वायर। डन बेटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, लिखो नहीं चल जाएगा ना, तो ए स्क्वायर ही बचा। इसको ओपन करो बेटा, क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab कॉस फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यस बोलो बेटा। देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यदि बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 बचेगा, बचेगा ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है। प्लस 2ab कॉस फाई प्लस 2ab कॉस फाई। तो a इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ फाई। नोट करो, ये हो गया a, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर a, जो ढूंढ रहे थे ना हम a, ये a आ गया। अच्छा ये a किसके टर्म्स में आया, देखो सारे पुराने खिलाड़ी हैं। स्मॉल a पुराना खिलाड़ी था, फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सेकेंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, 2ab कॉस फाई। फाई क्या था, दोनों वेव के बीच का फेज एंगल स्टार्ट में। सही है ना, नोट कर लो अच्छे से, नहीं बनता तो बताओ बेटा। अब बच्चों अगला निकालना है एंगल ऑफ फेज। कौन सा एंगल ऑफ फेज, रिजल्टेंट वेव का, रिजल्टेंट वेव का एंगल ऑफ फेज है ना। यदि मैं प्लॉट करूं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई को बेटा, देखो तो ये जो चलता है ओमेगा टी, ये तो बेसिक फेज ही होता है, प्लस फाई मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये जाएगा बेटा प्लस थीटा। जो फाइनल वेव निकलेगी ना वो ओमेगा टी से ऊपर की तरफ। दो फेज होते हैं, एक होता है डायनेमिक फेज, वो तो चेंज होता ही रहेगा समय के साथ, क्योंकि जब आप सर्कल में घूमोगे तो टाइम के साथ आपका एंगल तो बढ़ेगा ही ना, ये तो ओमेगा के साथ बदलेगा ही। तो ये कहलाता है डायनेमिक फेज। क्या कहलाता है, जो आपका खुद का बदलता ही रहता है। और ये कहलाता है आपका शुरुआत का फेज। जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट है, उसको ऑलरेडी 30 डिग्री पे रख दिया गया है, तो इसका t इक्वल टू 0 से, t इक्वल टू 0 पे ही कितना इसको मिल चुका 30। रख के देखो, ओमेगा इंटू 0, टाइम t इक्वल टू 0 था प्लस 30, तो t इक्वल टू 0 पे ये कितने पे बैठा था 30 पे बैठा था। समझ में आया। ओमेगा टी क्या होता है बेटा, टाइम के साथ बदलने वाला फेज, वो तो बदलेगा ही, बट ये कौन सा फेज होता है, कांस्टेंट फेज। समझ में आया। ओमेगा टी, तो अपने पास क्या रिलेशन आया, ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यदि इसका फेजर डायग्राम बनाओगे फाइनल वेव का, तो ये मेन वेव जो चल रही थी अपने पास, क्या नाम था, ए साइन ओमेगा टी, मेरे ख्याल से ई था, E1 चल रहा था ना ए साइन ओमेगा टी पे, याद आया। उससे कितने एंगल ऊपर चलेगी, थीटा एंगल ऊपर। ये क्या चलेगी, ई वेव। कौन सी वेव, ई वेव। फेजर डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अंदर चला गया, समझ में ना भी आया हो तो कोई बात नहीं। अपन निकाल रहे हैं एंगल ऑफ फेज, कुल मिला के शुद्ध देसी भाषा में थीटा निकालना है, रिजल्टेंट एंगल ऑफ फेज। चलो बेटा देखो, दो इक्वेशन है आपके पास, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। दूसरे में पहले को डिवाइड कर दो, दूसरा इक्वेशन ए साइन थीटा इक्वल टू बी साइन फाई। बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ए प्लस बी कॉस फाई। डिवाइड करूं, डिवाइड डिवाइड, ए से ए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा टेन थीटा इक्वल टू बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई। आ गया समझ में, फाई फाई फाई। बोलो क्या निकलेगा इससे, एंगल ऑफ फेज
क्या निकलेगा? एंगल ऑफ ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट, सब कुछ तो कांस्टेंट है। जो चाहना था उसको ये दे देगा। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है ना, नोट करो। तो बच्चों इससे क्या निकल जाएगा आपका? रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। रिजल्टेंट किस फेज डिफरेंस पे ये वेव जो है अपने डायनेमिक फेज ओमेगा टी से, समझ गया ना, जो बेसिक फेजर था उससे कितने ऊपर एंगल लीड करेगी, वो निकल करके आएगा। ठीक है ना। फेजर के कंसेप्ट बेटा हमारे 11th के कर्मों की वजह से वीक हो जाते हैं। 11th में हम बिल्कुल छोड़ के आते हैं फेजर वेजर, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं, आपको और अच्छे से दर्शन करा दूं मैं इसके। हाँ बेटा ये ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, ये एक वेक्टर बना लो ए, ये एक वेक्टर अपने बना लिया ए, है ना। ए का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट टूटेगा वो क्या होगा? ए कॉस थीटा टूटेगा ना। ए का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट जो टूटेगा वो ए कॉस थीटा होगा। तो ये ए कॉस थीटा हो गया। और ए का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट टूटेगा बेटा वो क्या होगा? ए साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो ये ए है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए, जिसकी वैल्यू मैं निकाल चुका था, √a² + b² + 2ab cos फाई। ये ए है, इसका ए कंपोनेंट ए कॉस थीटा और ये है ए साइन थीटा। समझ में आया ना बेटा? अब देखे बेटा ध्यान से, ए कॉस थीटा किसके इक्वल है? a + b cos फाई के इक्वल, a + b cos फाई। तो a cos थीटा जो है वो किसके इक्वल है? a + b cos फाई। मैं दोनों को दिखाने की कोशिश करूंगा बेटा आपको। ये एंगल थीटा है, ये कह रहा है a cos थीटा में कुछ कंपोनेंट है a, कुछ कंपोनेंट क्या है? a। तो बेटा इतने कंपोनेंट को आप a मान लो, a, समझ गए? इतने कंपोनेंट, क्योंकि कांस्टेंट है, कैसे मानोगे? ऐसे ही तो मानोगे। अब एक एंगल मान लो, ये जो है ये यहां तक है b, ये यहां तक है b, और ये एंगल है फाई। ये एंगल क्या है? फाई। तो बेटा b का कंपोनेंट फाई की तरफ जो टूटेगा वो क्या होगा? b cos फाई। अरे अगर ये b अकेला ऐसा होता, ये इतनी की लेंथ है b, और इसका यदि एंगल यहाँ फाई एंगल टूटता तो ये क्या होता? b cos फाई। तो a की डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट b का टूट गया, वो क्या हो गया? b cos फाई। और b का इधर की तरफ जो कंपोनेंट टूटेगा वो क्या होगा? क्या? b sin फाई। तो a sin थीटा अपन ने किसके इक्वल ले रखा है? b sin फाई के। सो a sin थीटा इक्वल टू b sin फाई। तो इस डायग्राम से मैं दोनों दिखा सकता हूँ, कहाँ थीटा है कहाँ फाई है। समझ गए ना? कहाँ थीटा है और कहाँ फाई है, ये दिखा सकता हूँ। तो समझो क्या समझ में आ रहा है इससे। देखो यदि और खुल के बात की जाए तो बेटा अपने पास पहला इक्वेशन था E1 = a sin ωt, याद करो। और दूसरा इक्वेशन था E2 = b sin ωt प्लस कितना? फाई। मतलब पहली वेव का एम्पलीट्यूड ये था, पहली वेव का एम्पलीट्यूड ये था कि नहीं था? ये पहली वेव का एम्पलीट्यूड a मान लो, पूरा एम्पलीट्यूड a। दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड कितना था? b। ये जा रहा है दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड। a और b के बीच में कितना एंगल था? फाई का। ये देखो a और b के बीच का एंगल फाई था। दोनों वेव जो निकली E1 और E2, उनका जो नेट रिजल्टेंट E वेव निकली उसका एम्पलीट्यूड क्या बना बेटा? a। ये देखो a और b का जो नेट एम्पलीट्यूड निकला है वो कितना है बेटा? a। और वो नेट एम्पलीट्यूड a वाली जो वेव है वो बेसिक फेजर ओमेगा टी के साथ कितना एंगल लीड कर रही है? बोलो। थीटा। तो ये देखो ये थीटा लीड कर रही है, कर रही ना, क्योंकि a का फेजर क्या था? 0 था, ये बेसिक फेजर में था ओमेगा टी। ओमेगा टी को यही एक्सेस लेते हैं। क्लियर हुआ? सारे डायग्राम क्लियर हो गए? बना लो ये डायग्राम।
ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए है, इससे आपका कोई वास्ता नहीं ज़्यादा, समझा ना। अब बच्चों यहाँ से हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो हमें न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाएगी, वो दिशा, डायरेक्शन न्यूमेरिकल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ओके, क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि A इक्वल टू अंडर रूट A मतलब नेट वेव जो निकली है, नेट जो फाइनल जो वेव निकली उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका एम्पलीट्यूड, उसके डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, समझ गए ना। दोनों लड़ने के बाद जो उस पॉइंट पर फाइनल इलेक्ट्रिक वेक्टर जनरेट हुआ वो कितना उछाल मारेगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या है। सो A इक्वल्स टू, 1 सेकेंड, सो नेट एम्पलीट्यूड A इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos फाई, बेटा ठीक है ना। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ फाई। क्लियर हुआ? अब देखो एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, तो ये A स्क्वायर ही तो है, ये A स्क्वायर ही है, और जब इंटेंसिटी इसके प्रोपोर्शनल है तो इस पूरे की भी तो प्रोपोर्शनल होगी। तो आप क्या कह सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव, रिजल्टेंट वेव, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकला है, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर गया है, उसकी इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ फाई। समझ गए ना बच्चों? ये निकल गई इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना। नोट कर लो ये तीनों बातों को। तो बच्चों ये देखो I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है, तो I इक्वल टू बेटा कांस्टेंट क्या ले लिया बेटा, K स्क्वायर है, KA स्क्वायर। तो यदि मैं बोलूँ ये K किसकी इंटेंसिटी होगी, फाइनल वेव की, जो नेट वेव जनरेट हुई है। I इज इक्वल टू KA स्क्वायर, I1 ये बेटा पहली वेव की हो जाएगी ना, नहीं होगी, बिल्कुल होगी। पहली वेव का एम्पलीट्यूड A था, और बेटा I2 इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा, KB स्क्वायर, ठीक है ना। I इक्वल टू KB स्क्वायर, सही है। तो अगर मैं देखूं, यदि मैं इसका अंडर रूट ले लूं दोनों तरफ का, पहले यहां से आ जाऊं, ये है A स्क्वायर इक्वल टू, यहां फिर से उठाओ इसको, ये उठाया, A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बेटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos फाई। एग्री? K का पूरे में मल्टीप्लाई कर दे बेटा, KA स्क्वायर इक्वल टू K स्मॉल A स्क्वायर प्लस K स्मॉल B स्क्वायर प्लस 2KA B, एक ही K है, दो K नहीं है, KAB cos फाई। एग्री? बेटा KA स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूँ, I, इसको क्या बोल सकता हूँ बेटा, I1, इसको क्या बोल सकता हूँ बेटा, I2 बोल सकता हूँ ना, I2 प्लस, देखना ध्यान से, 2 को रहने दो 2, मैं अंडर रूट KA स्क्वायर और अंडर रूट KB स्क्वायर लिखूंगा, तो मिलके तो यही आएगा ना KAB, क्योंकि इससे A स्क्वायर से A बाहर निकलेगा, B स्क्वायर से B बाहर निकलेगा। बोलो यस बेटा। एंड रूट K मल्टीप्लाइड बाई रूट K क्या हो जाएगा, K ही हो जाएगा, और cos फाई। बोलो बच्चों यस। बेटा क्या बन गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई, ये सॉरी रूट I1, 2 अंडर रूट I1, ये रूट I1 हो गया ना, एंड रूट I2 cos फाई। बेहतरीन रिलेशन, जबरदस्त। नोट करो बेटा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ये इंटेंसिटी के लिए यूज होगा, एम्पलीट्यूड के लिए ऊपर वाला, ये एम्पलीट्यूड के लिए, इंटेंसिटी के लिए। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये रिजल्ट यूज होगा। तो बच्चों हमने मेनली दो फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। एक फॉर्मूला अपन ने डिस्कस किया कि A इज इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos फाई, और दूसरा फॉर्मूला इंटेंसिटी I इज इक्वल टू I1 स्क्वायर
प्लस I2 स्क्वायर, ना I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 मल्टीप्लाई था 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई, याद आया? यही था ना, 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। बेटा इसको एक काम और करो, I इज इक्वल टू बेटा I1 को रूट I1 स्क्वायर रूट I प्लस रूट I2 स्क्वायर लिख सकते हो ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई, ये भी लिख लो साथ साथ, ठीक है। चलो अब अपन पढ़ने वाले हैं कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। हमने रिजल्ट निकाला ये, अब हम कंडीशन पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बेटा देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था सेम फेज में वेव मिले, ये पहली वेव है ए एम्पलीट्यूड वाली, अगर बी एम्पलीट्यूड वाली इसको सेम फेज में मिल गई तो ये भी उसी समय पे स्टार्ट हो गई, समझ गए ना बेटा, ये भी उसी समय पे स्टार्ट हो गई, तो बताओ इस समय फेज एंगल कितने डिग्री है? 0 डिग्री। एक तो ये कंडीशन है, दूसरी ये कंडीशन है कि चलो वेव पहले चक्कर में ना मिल पाई सेकंड वाली, बट जैसे फर्स्ट वेव का एक साइकिल कंप्लीट हुआ, दूसरी वेव जो है आपने सोर्स ऑन कर दिया, दूसरी वेव मिल गई। बोलो आया समझ में ना? यहां तक ये वेव स्टार्ट नहीं हुई थी, सेकंड वेव आपने यहां से स्टार्ट कर दी, तो बेटा फेज डिफरेंस बोलो कितना दिख रहा है, यहां से यहां तक का फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई 360 डिग्री, उसी को बोलते हैं। बेटा आया ना समझ में? चलो यहां ना स्टार्ट हो, 2 चक्कर में ना स्टार्ट हो, तो तीसरे चक्कर में स्टार्ट हो तब मिल जाए। ये कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि आपका दोस्त और आप दौड़ रहे हैं एक रेस में, आपका नाम ए है, आपका नाम बी है, किसी वजह से आप दौड़ लगा गए, तो आपका दोस्त क्या चाहेगा? अच्छा एक काम करो, जब वो एक लैप कंप्लीट करके आएगा तब मैं उसके साथ दौड़ने शुरू कर दूंगा। तो जैसे आप एक लैप कंप्लीट करके आए तो आपने कितना चक्कर लगाया टोटल? 360 डिग्री, सर्कल का पूरा चक्कर, एक सर्कल 360 डिग्री। बेटा इसी को रेडियन में क्या बोलते हैं? 2 पाई, क्या बोलते हैं? तब आप मिल जाओगे। या दूसरा 2 पाई में नहीं मिल पाए तो आप 2 चक्कर लगा के आए, एक चक्कर लग गया था पहले, एक और लगाए तब आपको पकड़ लेगा। बोलो यस। तो 2 पाई में ना मिले तो आप कितने बार में मिलोगे बेटा? 4 पाई। 4 पाई में ना मिले तो कब मिलोगे बेटा? 6 पाई। ये क्या चल रहा है बेटा? 2 की टेबल, 2 पाई 4 पाई 6 पाई डॉट 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 डॉट। 2 की टेबल को क्या बोलेंगे बेटा? 2n। क्या बोलेंगे? तो यू कैन मीट दैट एट 2n पाई। जैसे देख लो यहाँ बेटा, ये 2 पाई पे मिल गए, पहला 2 पाई है, 2 पाई ना मिली तो वेव कहाँ से मिल गई? 4 पाई पे। 4 पाई ना मिली तो कितने पे मिल गई? 6 पाई पे। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया ना? तो ये जो हैं इन सब पे आप मतलब आपके पास जो फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना होगा? 2n पाई। क्या होगा? 2n पाई। ठीक है ना? तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस you required the phase difference that is equal to 2n pi. 2n pi। समझ में आया बेटा? 2n पाई मतलब 2 पाई का इवन मल्टीपल, 2 पाई का इवन मल्टीपल, या n इंटू 2 पाई लिख लो बेटा, ऐसे लिख लो, या इसी को बोलते हैं 2n पाई। बात बराबर है, अपने समझने के तरीके अलग अलग हैं। n इंटू 2 पाई या 2n पाई। समझ में आया ना बेटा? ओके। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, चलें रफ कर दूं बेटा? ये तो समझने के लिए था। हाँ बेटा 2n पाई हो गया। याद रखना cos में 2 पाई की वैल्यू होती है +1, cos में 4 पाई की वैल्यू होती है क्या? +1, और cos में 6 पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? +1। मतलब cos में 2 के जितने भी पाई वाले मल्टीपल मिलेंगे सबकी वैल्यू क्या होती है? +1। यदि आपको भूल गया हो cos का ग्राफ, तो मैंने बताया था cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1, 0 1,
ये देख बेटा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, बोलो हाँ, 90 के बाद ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये कितने बेटा 360। 360 को ही बोलते हैं क्या बेटा 2 पाई। तो देखो पहली कहाँ पर मिली थी 0 डिग्री पे, 0 के बाद कहाँ पे बेटा 2 पाई, 2 पाई पे 1 आया, अगला 1 कहाँ पे आएगा बेटा, ये देखो 4 पाई पे, फिर 1 आया। तो कॉस के जितने भी इवन पाई होते हैं सब पे वैल्यू क्या होती है +1। कितनी होती है वैल्यू +1। तो कॉस के 2n पाई पे वैल्यू सीधी मैं लिखता हूँ +1, यानी बच्चे कॉस ऑफ 2n पाई इक्वल टू कितना बेटा +1। चलो आ जाओ फॉर्मूला डिराइव कर लो। तो बेटा होगा क्या, a इक्वल टू अंडर रूट का a² + b² + 2ab, और कॉस फाई की वैल्यू कितनी 1। हम कौन सा केस डिराइव कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ गए ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, सेम फेज में करेंगे ना जो दोनों लोग, तो आवाज लाउड हो जाती है ना, बच्चे मिलके वाह करते हैं, सेम फेज में करते हैं, मोहल्ले वाले परेशान हो जाते हैं जब इतना आवाज आती है, बच्चे घर के परेशान हो जाते हैं क्योंकि लाउड हो जाता है ना, वही हो रहा है, वो साउंड का है, यहाँ पे लाइट का है। तो 2ab क्या हो गया बेटा, देखो ये 1 हो गया, अभी क्या है 1 जैसे करा तो ये क्या कहलाएगा a max, क्या कहलाएगा a max। अब तो a max हो गया, a max इक्वल टू बेटा क्या है, ये तो फॉर्मूला अपन 10th क्लास का 9th क्लास का, a + b का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी a मैक्सिमम इक्वल टू क्या a + b। मैंने बताया था ना एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में a और b का क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। समझ में आया ना, तो लिख लो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a + b, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a + b। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a + b हो जाएगा। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा वो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का सम होगा, ठीक है ना। यस, ये है ब्राइट स्पॉट यहाँ पे मिलेगा क्योंकि इंटेंसिटी दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो रहे हैं। अब बेटा इंटेंसिटी की बात कर लेता हूँ। तो अभी मैंने आपको कई बार पढ़ाया I इज प्रोपोर्शनल टू a का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ I मैक्स प्रोपोर्शनल टू a मैक्स का स्क्वायर, तो कुछ नहीं है बेटा, I मैक्स प्रोपोर्शनल की बात करेंगे a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या आ गया a + b। तो I मैक्स प्रोपोर्शनल टू a + b का होल स्क्वायर। रट नहीं सकते हो आप, बना ही सकते हो, इतने सारे फॉर्मूले हैं, रट नहीं सकते हो। हाँ रट एक शर्त में हो जाएगा कि इतनी प्रैक्टिस कर लो कि अपने आप आपको याद हो जाए, जैसे मुझे याद हो गया है, प्रैक्टिस से ही याद हो सकता है। I मैक्स प्रोपोर्शनल टू a + b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, चलो ये हो गया। अब इंटेंसिटी के फेवर में इसी बात को देख लेते हैं, इंटेंसिटी के टर्म्स में कि इंटेंसिटी का क्या होगा, नेट इंटेंसिटी है ना। अगर पहले वेव की इंटेंसिटी, तो बेटा यही पुट कर दो, cos फाई की वैल्यू कितनी होगी 1, cos फाई की वैल्यू कितनी 1, बस तो पुट कर दो। तो I इक्वल टू I1 स्क्वायर √I1 स्क्वायर प्लस √I2 स्क्वायर प्लस 2 √I1 डॉट √I2 इंटू 1, cos फाई की वैल्यू 1। बेटा तो एट इंटेंसिटी इक्वल टू बेटा क्या है a² + b² + 2ab, मतलब √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। नोट करो ये है इंटेंसिटी, बोलिए यस की नो, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये हो गई इसकी नेट इंटेंसिटी। समझ गए ना। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर पाथ डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सिचुएशन में बच्चा लोग पाथ डिफरेंस की कंडीशन बताऊंगा मैं, ठीक है ना। अब बेटा पाथ डिफरेंस क्या है ये आपको पहले मैं बता दूं। पाथ डिफरेंस जैसे बेटा आपने यही फिर से वही एग्जांपल, एक चक्कर में स्टार्ट किया बेटा, सर्किल की रेडियस r है, सर्किल की रेडियस क्या है
आर है। बेटा एक चक्कर स्टार्ट किया आपने, दूसरा आपका फ्रेंड यहाँ बैठा था, उसको पता नहीं हुआ, आपने एक चक्कर स्टार्ट कर दिया। चलो पता था, दोनों साथ में शुरू हो गए, तो पाथ डिफरेंस को किससे शो करते हैं बेटा फिजिक्स में? डेल्टा से। किससे शो करते हैं? डेल्टा से। अगर साथ में शुरू हो गए तो पाथ डिफरेंस क्या है? 0 है। हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मतलब पहली वेव ये और दूसरी वेव भी साथ में, हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, पाथ डिफरेंस क्या है? 0। दोनों एक साथ वेव स्टार्ट हुई। अब ये चला गया, ये बंदा देख नहीं पाया, ये रुका है, ये चल करके आया, यहाँ आया। अब इसके बाद कहेगा चल भाई अब मैं तेरे साथ हो जाता हूं। तो इसने कितना चल लिया बेटा? इसने चल लिया 2 पाई आर, और उसने कितना चल लिया बेटा? 0। अरे वो तो वहीं था। तो बेटा पाथ डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 2 पाई आर। ये सर्कल के केस में बोलो बेटा, हाँ ना? अगर ये ना होता, अगर इसमें भी चूक जाता, तो फिर अगली उम्मीद इसको कब होती इससे मिलने की? 2 चक्कर बाद। मतलब अगला पाथ डिफरेंस कितना होता बेटा? 4 पाई आर आता ना। अब आ जाओ वेव के टर्म्स में, मतलब कितना सिंक्रोनाइजेशन है सर्कल और वेव, मतलब ये इसी का एक तरीके से ग्राफ बनता है वेव फॉर्म में, है ना? अब देखो ये वेव है, तो पहला तो तरीका था कि पाथ डिफरेंस कितना मिल जाए बेटा? 0। दूसरा तरीका है ये वेव निकली, एक चक्कर हो गया, अब ये वेव ने बोला कि चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये सेकेंड वेव आने को हुई, वैसे इस एक वेव ने ये स्टार्ट कर दिया। जैसे ये वेव यहाँ आई, सेकेंड वेव ने आ गई। बोलो बेटा, अभी इन दोनों के बीच में, ये पुरानी वेव और नई वेव के बीच का पाथ डिफरेंस, ये क्या कहलाता है बेटा? लैम्डा। अरे वन वेव को लैम्डा ही तो बोलते हैं, वन वेव के पाथ को। एक वेव एक साइकिल में जो डिस्टेंस चलती है उसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। समझ में आया ना? तो जैसे ये 2 पाई आर में मैच कर रहा था, तो ये एक चक्कर का डिस्टेंस वेव के हिसाब से क्या कहलाता है? लैम्डा। वेव के हिसाब से, वेव के हिसाब से 2 चक्कर चलेगा तो 2 लैम्डा, 3 चक्कर चलेगा तो 3 लैम्डा, 4 चक्कर चलेगा तो 4 लैम्डा। तो वेव की बात हो जाएगी भैया, या तो तुम मेरे को 1 लैम्डा पे मिलना, या 2 लैम्डा पे मिलना, या 3 लैम्डा पे मिलना, या 4 लैम्डा पे मिलना, 5, 6, 7, 8 कोई भी लैम्डा, n लैम्डा। मतलब बेटा पाथ डिफरेंस इक्वल टू कितना? n लैम्डा। बेटा लिख लो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू n लैम्डा। n लैम्डा, ठीक है? ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया पहचानने का, n लैम्डा। अच्छा n लैम्डा को और सजा के कैसे लिख सकते हो बेटा? n लैम्डा को लिख सकते हो, बोलो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल, ये भी लिख सकते हो। लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल 2n, मतलब इट शुड बी, पाथ डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। जैसे वहां पे क्या बोल रहे थे हम? इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई, मल्टीपल ऑफ 2 पाई, सॉरी, है ना? 2n पाई बोला था ना, 5, 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई। अब यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, 2n लैम्डा को, है ना? और वैसे यदि याद ना हो पाए, ऐसे याद ना कर पाओ, तो एक फॉर्मूला होता है 11th क्लास में, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई फेज डिफरेंस। ये फॉर्मूला होता है, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई फेज डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है, लैम्डा बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई फेज डिफरेंस। ठीक है, कोई रटना नहीं है, पाथ हमेशा लैम्डा के टर्म्स में आता है, तो लैम्डा ऊपर, एंगल से एंगल कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे फेज डिफरेंस लिखा, फेज इज द एंगल। चलो अभी देखो अपन को निकालना है, तो अपना पाथ डिफरेंस क्या है बेटा? डेल्टा, वो निकाल के देना है, डेल्टा इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई। अभी आपने मेरे से फेज डिफरेंस कितना निकलवाया था, याद है? 2n पाई, याद आया ना? निकलवाया था ना 2n पाई, 2 से 2 पाई से पाई कैंसिल, डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया बेटा?
एन लैम्डा, एन और लैम्डा बच गया तो एन लैम्डा। क्लियर हुआ ना? नोट कर लो। ऐसे भी बेटा पूछना जरूर, क्या दिक्कत आ रही बताओ, एन लैम्डा। और ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ये ठीक है, ये अपना बना लो। ये रटने वाला तरीका, रट्टू तरीका 11th क्लास का, ठीक है ना। पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ठीक है ना। और फेज डिफरेंस निकालना हो इसको यहाँ पलटी मार दो, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस निकालना हो तो इसको इधर रोक लो और इसको ऊपर ले जाओ। क्लियर हुआ? ये हो गया। तो ये पढ़ ली बेटा अपन ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सारी कंडीशन। पाथ डिफरेंस के टर्म्स में भी पढ़ ली, फेज डिफरेंस के भी टर्म्स में पढ़ ली। समझ गए ना बेटा? अब लिखो बेटा कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अब आओ कराते हैं वेव का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वेव कैसे मीट होनी चाहिए? आउट ऑफ फेज। कितना डिग्री आउट ऑफ फेज? पाई, 180 डिग्री। देख लो बेटा, ये वेव है, ये वेव यहां से चली। अगर हम चाहते हैं कि एक वेव इसके साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे तो उस वेव को कितने डिग्री इसको पहले स्टार्ट होना पड़ेगा? ऐसे, क्योंकि ये वेव देखो जो 0 से स्टार्ट हुई है वो कैसे जाएगी? ऐसे चलती जाएगी। बट ये जो इससे पाई रेडियन पहले, मतलब -180 डिग्री, मतलब पहले ही पाई एंगल पहले स्टार्ट हो चुकी है, वो अगला आके इसको ऐसे भिड़ेगी। बोलो यस और नो? तो इनिशियली इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस यहां से तुम्हें देखने को पता चलेगा कि जिस समय ये 0 से स्टार्ट हुई थी, है ना, 0 पे ये कहां पे स्टार्ट थी? 180 पे। समझ गए ना? अरे इसकी स्टार्टिंग 0 है, वेव नंबर 1 है मान लो, और ये वेव नंबर 2 है, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है? 180 डिग्री। समझ गए ना? ये देखो, ये तो कभी भी रट भी लो, आपको रटना हो तो, कि अगर कभी भी वेव इस तरीके से मीट करें तो उनके बीच का फेज एंगल कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। समझ में आया नहीं है? तो यहाँ पे जो वेव मिल रही है वो कैसे मिल रही है? 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे। बोलो हाँ। 180 को अपन क्या बोलते हैं बेटा? पाई। क्या बोलते हैं बेटा? पाई। अब देखना तरीका, बड़े तरीके पे मैं बात बताऊं तो, ये वेव चली, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने के लिए दूसरी वेव या तो यहां पे मिल जाए, कहां पे मिल जाए? यहां पे। अरे ये वेव है ना, तो क्या होगा? पाई, ठीक है ना। दूसरा, यदि पाई यहां पे मिल जाए इस तरीके से, तो ये कितना फेज डिफरेंस है बेटा? 3 पाई। बोलो यस। कैसे? ये पाई, ये कितना बेटा? 2 पाई, और ये कितना? 3 पाई। 3 पाई का फेज डिफरेंस नहीं है क्या? है ना, 3 पाई का फेज डिफरेंस है। मतलब वो सेम फेज में जा रहा था, ये अपोजिट फेज में आ जाए, ठीक है ना। तो या तो पाई मिल जाए, या 3 पाई मिल जाए, या 5 पाई मिल जाए, या 7 पाई मिल जाए। मतलब मैं इस बार क्या बोल रहा हूँ? पिछले बार मैं बोल रहा था पाई के इवन मल्टीपल, इस बार क्या बोल रहा हूँ बच्चों? पाई के ऑड मल्टीपल। ठीक बोल रहा हूँ ना बच्चों? पाई के ऑड मल्टीपल बच्चे लोग। तो पाई का ऑड मल्टीपल में क्या कहूंगा बेटा? 2n+1 पाई। पाई ऑड को क्या बोलते हैं? 2n+1 बोल दो या 2n-1 बोल दो, जो आपको बोलना हो वो बोल दो। समझ गए ना? तो लिख लो बेटा, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस शुड बी 2n+1 पाई। n क्या होता है? इंटीजर। n इज द इंटीजर, n इज द इंटीजर। तो 2n+1 पाई। आउट ऑफ फेज 180 डिग्री, 270 डिग्री, वन 180 का 3, सॉरी पहला 2n+1 है तो n = 0 पे आएगा 180, फिर 3 आएगा 1 पे 540 डिग्री, 270 नहीं 540, 540। क्या बोल रहा हूँ? n की वैल्यू 0 प्लेस करो 180, फिर n की वैल्यू 1 प्लेस करो, तो 2 × 1 2 + 1 3, 3 × 180 कितना हुआ? 540, 540 डिग्री, है ना। तो या तो यहाँ पे मिल जाए या इस तरीके से मिल जाए,
कुल मिला के क्या मिल जाए, आउट ऑफ फेज। तो बेटा इस समय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। पिछले बार मैंने बोला था इवन पाई पर कॉस की वैल्यू कितनी होती है, +1 बोला था ना। ऑड पाई पर कॉस की वैल्यू क्या होगी, -1। क्या होगी, -1। लिखो हियर, यानी इस तरीके से ये जो कॉस फाई होगा इसके लिए -1 आएगा। कौन से फाई के लिए, ऑड पाई के लिए -1। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको चाहिए है तो ये एंगल लेने पड़ेंगे। इस एंगल पे कॉस फाई कितना, -1। समझ में आ रहा ना बेटा? चलो ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं बेटा, अपन वैल्यू रख देते हैं। एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू √A² + B² + 2AB। बेटा कॉस फाई की वैल्यू इस बार कितनी आएगी, -1। बेटा कितना हो गया A, अब जैसे ही -1 रखी है क्या हो गया, A मिनिमम, क्योंकि ये मिनिमम प्रोड्यूस होगा, इक्वल टू √A² + B² - 2AB। बोलो यस, A² + B² - 2AB। ये हो गया कितना बेटा, A मिनिमम इज इक्वल टू √A - B का होल स्क्वायर। सो A मिनिमम इक्वल टू A - B। नोट करो। तो बेटा यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम आ गया, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा बेटा, A - B। ठीक है ना? वो भी बता देता हूँ, I इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A का स्क्वायर। तो I मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, A - B का स्क्वायर। I मिनिमम प्रोपोर्शनल टू A - B का स्क्वायर। अब मैं निकाल देता हूँ फेज पाथ डिफरेंस। अब नेक्स्ट लिखो बेटा पाथ डिफरेंस। इस बार मैं फॉर्मूले से ही पाथ डिफरेंस तुमको दिखा रहा हूं, है? चलो क्या बताया था मैंने, पाथ डिफरेंस इक्वल टू फेज डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई, अब पाथ चाहिए तो लैम्डा ऊपर और 2 पाई नीचे, क्योंकि पाथ हमेशा लैम्डा के टर्म्स में आता है, और फेज को काटने के लिए कौन बैठता है नीचे, 2 पाई। ये रखने के तरीके हैं। तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू फेज डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा इंटू 2 पाई। फेज डिफरेंस कितना निकाला बेटा, अभी आपने निकलवाया है 2n + 1 पाई ऑड पाई। ये निकाला ना फेज डिफरेंस, अभी तो निकलवाया 2n + 1 पाई मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा अपॉन 2 पाई। बेटा पाई से पाई कैंसिल, क्या आ गया बेटा, 2n + 1 टाइम्स λ/2 पाथ डिफरेंस। नोट करो। अब आपके मन को थोड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि पिछले बार मैंने बोला था 2n टाइम्स λ/2। याद आया जब वो n लैम्डा आया था ना डेल्टा कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो मैंने कहा था 2 का डिवाइड करो, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करो, तो वो आ गया था 2n टाइम्स λ/2, और ये क्या है 2n + 1 λ/2। समझ में आया? नोट कर लो बेटा, ऐसे लिख लो, बना लो थोड़ी सी ट्रिक। कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ/2 का इवन मल्टीपल होगा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ/2 का ऑड मल्टीपल होगा। थोड़ी सी ट्रिक लिखें, याद रहती है, एग्जाम टाइम में क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे। ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी मैंने निकाल दी। क्या निकाली थी, I मिनिमम प्रोपोर्शनल टू A - B का स्क्वायर, लिखवा दिया ना। अब एग्जैक्टली इंटेंसिटी निकाल देते हैं। I क्या पड़ा फॉर्मूला, I इज इक्वल टू √I1² + √I2² + 2√I1I2 cos phi। I इज इक्वल टू √I1² + √I2² + 2√I1√I2 cos phi। cos phi की वैल्यू क्या है, मिनिमम -1। cos phi यहाँ पे -1 है, तो क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, I मिनिमम इक्वल टू √I1² + √I2²। cos phi की वैल्यू -1 प्लेस करोगे, सारा नेगेटिव हो जाएगा, 2√I1 √I2 बच्चा लोग क्या हो जाएगा ये बेटा, ये हो जाएगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। बेटा ये हो गया I मिनिमम √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में ना? नोट कर लो, मिनिमम इंटेंसिटी ये होगी। ठीक है, अब 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो हो गया
मेन डेरिवेशन यहाँ तक समाप्त हो गया। एग्जाम में क्या आता है बेटा, एम्पलीट्यूड निकालने को आता है, और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन बहुत ज्यादा आती है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन और एम्पलीट्यूड तो अच्छे से कर लो, ठीक है ना। अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। क्वेश्चन कई बार उस थोड़े से अनोखे टर्म्स में आ जाता है, उसको अपन डिस्कस कर लें। बेटा लिख लिया, लिख लो। चलो बच्चों, हमने क्या देखा, हमने देखा आई मैक्स प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आई मिनिमम प्रोपोर्शनल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी में डिवाइड करो तो रेशियो तो कैंसिल हो ही जाते हैं। यदि नहीं भी पता है तो चलो इसको क्या लिख लोगे, इसको लिख लोगे प्रोपोर्शनल हटा करके, implies that I max इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको I max इक्वल टू के ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तो डिवाइड कर लो, के से के कैंसिल, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। के से के क्या हो गए, कैंसिल। बेटा आया ना समझ में। हाँ बेटा एक काम करो, ऊपर से बी भी दोनों कॉमन ले लो, ऊपर से बी और बी क्या ले लो, कॉमन। बेटा बी कॉमन लेंगे, यहाँ पे बी आ जाएगा बाहर, यहाँ क्या आएगा ए अपॉन बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बी क्या बन के आएगा बी स्क्वायर, और यहाँ से भी बी कॉमन ले लो तो बी स्क्वायर बन के ए अपॉन बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। क्या चल रहा है ये, आई मैक्स अपॉन आई मिन, आई मैक्स अपॉन आई मिन कितना पहुंच चुका है बेटा, ए बाई बी प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बाई बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ गए। ए बाई बी को कई बार बोलते हैं बेटा रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड दे देगा, आर बोल देगा कि दो रेज हैं, उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो 3 है। समझ गए ना, 3:1 है, 3:1 है। बोलेगा उनकी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का आप वो निकालो। मतलब आर आपको 3 दे रखा है, आर क्या दे रखा है 3, मतलब रेशियो ए अपॉन बी जो है ना वो आपको 3 दे रखा है। डायरेक्टली अलग अलग मैग्नीट्यूड नहीं देगा, उनका डायरेक्टली रेशियो दे देगा। तो आपसे बोलेगा इनकी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालो। तो कैसे करोगे बेटा, आई मैक्स अपॉन आई मिन इक्वल टू रेशियो क्या देगा बेटा 3, तो ऊपर आएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर 4 का स्क्वायर 16 और नीचे 2 का स्क्वायर कितना 4। तो आंसर कितना आ गया बेटा 4:1। डायरेक्टली मतलब आपको ये रेशियो दे देगा। तो इस रेशियो को आर बोल लो बेटा। तो आंसर क्या हो गया r + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r - 1 का होल स्क्वायर। समझ गए ना। तो इन शॉर्ट आप इसको r + 1 अपॉन r - 1 का होल स्क्वायर से भी कर सकते हो। तो मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया कि अगर आपको डायरेक्टली एक रेशियो दे दिया जाए तो यार ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना इसको r + 1 r - 1 के होल स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना। तब लगेगा जब आपको रेशियो डायरेक्टली दे दिया गया है, ए और बी का रेशियो दिया गया है, आप डायरेक्टली पुट करो। ऐसा है ना, आपको जरूरत ही नहीं है आपको कि क्या है ए क्या है बी, हमें तो रेशियो दे दिया आपने, हम निकाल के दे देंगे। ठीक है। अब एक चीज और जानो बेटा, जो एम्पलीट्यूड होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है √w। अब ये w क्या है भाई, w है स्लिट विड्थ, स्लिट की चौड़ाई। भाई जितना स्लिट का मुंह खुलेगा उतनी ज्यादा लाइट आएगी, उतनी ज्यादा लाइट आएगी। जैसे आप कहीं पर गाना सुन रहे हो तो जितना दीवार में जितना बड़ा होल होगा गाने की आवाज उतनी ज्यादा आएगी ना। तो एम्पलीट्यूड √ प्रोपोर्शनल टू √w। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ द स्लिट विड्थ। तो बेटा a² प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा w, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का। If a is proportional to √ of width, then a² proportional to width, width slit की। Now I1 upon I2 क्या पढ़ा था, I proportional to a², I proportional to
तो लो भैया, I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, और A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कौन है? W। तो क्या बन जाएगा बेटा? विड्थ 1 अपॉन विड्थ 2। समझ में आया? और अगर आप सिंपली A1 अपॉन A2 की बात करो, इंटेंसिटी की बात ना करो, तो अंडर रूट ऑफ W1 बाई W2। कभी नहीं आता, बहुत ज़्यादा नहीं आता, बट कभी कभी यदि आ जाए तो विड्थ के फॉर्म में फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया ना बेटा? कोई दिक्कत? ठीक है ना? डन? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज अपन ने सबसे अच्छी बात है इंटरफेरेंस का पूरा खत्म कर दिया, A to Z इंटरफेरेंस क्या कर दिया, फिनिश हो गया, है ना? अब इसके 3 4 बार 5 बार अच्छे से तैयारी कर लो, ये बहुत तुम्हारे काम में आएगा। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू बच्चों।